तो मार्च के पहले हफ्ते में मार्केट में काफ़ी उछाल जो देखा गया उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो उछाल देखा हुआ है इसको समझने की हम लोग जब कोशिश करते हैं तो सबसे पहला जो कारण हम लोग को सबसे आसान कारण जो दिखेगा वो ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारत के बाजार में काफ़ी शॉर्ट पोजीशन खड़ा कर लिया था। स्पेशली अडानी की का जो फियास्को है उसके बाद उन्होंने इस पोजीशन को इंक्रीज किया थ्रू आउट द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। तो फेब्रुवरी के अंत में स्पेशली जो लास्ट वीक में 5-10 दिन का गिरावट आई 18,100 से लेके 17,255 का आंकड़ा जो हिट हुआ, एग्जैक्टली आई थिंक 9 दिन लगे थे उसको होने में। उसमें उनका जो शॉर्ट पोजीशनिंग है 50-70,000 कॉन्ट्रैक्ट से लेके बढ़ के 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर पहुंच गया। एंड ये जो आंकड़ा है दिस वाज द हाईएस्ट शॉर्ट पोजीशन सिंस जून 2022 जब निफ्टी 15,200 के लेवल पे बॉटम होके ऊपर आया था। तो 15,200 पे के लेवल पे जितना शॉर्ट था उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट उस टाइम नंबर था 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इट्स अ प्रीटी सिग्निफिकेंट शॉर्ट पोजीशन। तो ये शॉर्ट पोजीशन की जो शॉर्ट कवरिंग है इसका इम्पैक्ट हमने फ्राइडे को देखा क्योंकि एफआईज ने कट किया, करीब 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कट किया उस दिन। सो दैट वाज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन, बट दे आर स्टिल शॉर्ट। तो शॉर्ट रिडक्शन पूरा नहीं हुआ है। सो इसको हम लोग एक कारण मान के चल सकते कि चलो ये शायद एक कारण के बाजार ऊपर आएगा। बट व्हेन इट कम्स टू लुकिंग एट शॉर्ट पोजीशंस, आई लुक एट शॉर्ट पोजीशंस मोर एज अ सेंटिमेंटल फैक्टर, मतलब कि भाव क्या है उनके और जनरली क्राउड के, क्योंकि उनका पोजीशन जो है क्राउड के सामने ही काफी सिग्निफिकेंट है। अगर 30-40% ऑफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजीशनिंग एफआईएस के पीछे होता है तो इट इज अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम विच वी आर लुकिंग एट फॉर सेंटिमेंट। तो सेंटिमेंट जो है उनके जो भाव हैं वो समझ में आते हैं कि जनरली मार्केट का भाव क्या है। बहुत ज्यादा शॉर्ट का सिंपली ये मतलब होता है कि मार्केट में मंदी की जो एक्सपेक्टेशन है वो वाइड स्प्रेड हो गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो निफ्टी खरीद रहा है तो पूरा बाजार में सब स्टॉक चल रहे हैं, तो क्योंकि हर एक स्टॉक तो निफ्टी से रिलेटेड नहीं है। बट क्योंकि ऐसा एक पोजीशनिंग आ गया है, सेंटिमेंट इतना खराब हो चुका है, उस पॉइंट से फिर सेंटिमेंट सुधरता है क्योंकि एक लिमिट होता है हर चीज का। कोई चीज बिगड़ने की भी एक लिमिट होती है और वो लिमिट शायद उस लिमिट तक हम लोग पहुंच गए और उस लिमिट से बाजार उछल रहा है। सेकेंड चीज फिर टेक्निकली हम लोग क्या देखेंगे, चलो उछल तो रहा है बट सच में बाइंग आ रही है कि नहीं। और पिछले 3-4 दिन का जो हम लोग वॉल्यूम पैटर्न देखेंगे तो निफ्टी में जो वॉल्यूम पैटर्न है क्लियरली ऐसा दिखता है कि वॉल्यूम्स आर राइजिंग, मतलब खरीदने और बेचने का जो दर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी के साथ साथ। सो जब निफ्टी का भी भाव बढ़ रहा है और वॉल्यूम्स भी बढ़ रही हैं, ये एक इंडिकेशन है कि बाइंग इंटरेस्ट बाजार में वापस आ गया है, जो कि शायद पिछले बाउंसेस में इतने सिग्निफिकेंटली नहीं दिख रहा था। और इनफैक्ट क्योंकि सेलिंग ज्यादा था तो वो वॉल्यूम जब घटता है हम लोग सोचते चलो वॉल्यूम घट रहा है, ऑल्दो वॉल्यूम बहुत कम नहीं हुआ। स्पेशली जो बजट के टाइम हुआ क्योंकि वो तो एक मेजर इवेंट है, तो उस टाइम पे एक सेलिंग क्लाइमैक्स हुआ, ह्यूज वॉल्यूम से वो बॉटम बना। वो बॉटम कई हफ्तों तक नहीं टूटा बट इवेंचुअली एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ फरवरी में उस लो को हमने एक बार तोड़ा है। बट उस तोड़ने पे भी माइल्डली वॉल्यूम्स आए, उतना सेलिंग नहीं था जितना पहली बार देखा गया। तो इट्स ऑल्सो अ वॉल्यूम डाइवर्जेंस। वॉल्यूम डाइवर्जेंस का मतलब है कि एक बार बाजार गिरता है हाई वॉल्यूम्स पे, उसके बाद बाजार एक नया लो बना रहा है बट वॉल्यूम उतने नहीं है जितने पहले थे। मतलब 17,355 पे जो वॉल्यूम थे और 17,255 पे जो वॉल्यूम आ रहे हैं वो काफी कम है। तो अ न्यू लो ऑन लेसर वॉल्यूम शोज दैट सेलिंग प्रेशर जो है वो कम हो गया एक न्यू लो पे। तो दैट इज ऑल्सो अ बुलिश वॉल्यूम डाइवर्जेंस। बट बुलिश वॉल्यूम डाइवर्जेंस का कंफर्मेशन तो तभी आता है जब भाव उछलते हैं, भाव ऊपर आते हैं, तो अब आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये डाइवर्जेंस बना है। जब वो गिर रहा है तो अगले दिन तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और इट कुड हैव बिकम अ बिगर सेल ऑफ। दैट डिड नॉट हैपन। कई सपोर्ट लेवल्स थे उधर, स्टार्टिंग विद द 20 मंथ एवरेज फॉलोड बाय बॉलिंगर बैंड्स, जो कि बॉलिंगर बैंड्स एक टेक्निकल सेटअप है जो कि आप अगर चार्ट पे लगाते हो इट रिलेट्स टू 2 स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम अ मूविंग एवरेज। और टिपिकली 20 डे मूविंग एवरेज को प्लॉट करके बॉलिंगर बैंड को मतलब भाव के 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर और नीचे एक बैंड हम लोग डालते हैं। तो हम लोग इस चीज को जब वीकली चार्ट्स पे देखते हैं दैट वाज आल्सो कमिंग इन एट क्लोज टू 17,000, 220, 240। तो उस रेंज में कई सपोर्ट्स एक साथ एकत्रित हो गए और वो सपोर्ट से बाजार में बाइंग इंटरेस्ट आया और वहां से फिर बाजार ऊपर की तरफ आने लगा। तो दिस इज दी
एंड ऑफ डे सेटअप। तो मेरा ये सेंस है कि जितना भी हमने सेलिंग देखा जनवरी के महीने से लेके अभी तक, बाजार ऐसा ही नहीं कि लुढ़क गया है, दुनिया भर उठ गई है एक्सेप्ट फॉर अडानी ग्रुप, जिसमें कि 70%, 60%, 80% सेल ऑफ आए इंडिविजुअल स्टॉक्स में। बट बाकी का जो बाजार है और जो इंडेक्स का लेवल है, वो जनवरी के फर्स्ट वीक में उसने एक लो बनाया 17,000 आई थिंक 770, और उस लो को तोड़ के आज 17,255 तक नीचे आया। तो इट्स अराउंड 2.9%, ओके, नॉट इवन 3, जस्ट शॉर्ट ऑफ 3%। तो समझिए 3% भी अगर मैं बोलता हूँ 2 महीने में 3% से ज्यादा मार्केट नीचे नहीं आया। तो इसको हम लोग क्रैश नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल पुल बैक। और ये नॉर्मल पुल बैक के बाद अगर बाजार ऊपर की तरफ वॉल्यूम से आ रहा है तो आई थिंक द पुल बैक इज ओवर। और जितने भी नेगेटिव न्यूज फ्लोज थी, जितनी भी नेगेटिव न्यूज स्पेसिफिक इस इशू से लेके, और बाकी भी कई स्टॉक्स जो करेक्ट हो रहे थे, क्योंकि जो जनवरी के रिजल्ट्स हैं दे वर नॉट द बेस्ट ऑफ द सीजन। पिछले 3 रिजल्ट सीजन के हिसाब से ये रिजल्ट सीजन सबसे ज्यादा फ्लैट था, क्योंकि सितंबर में भी आई थिंक द रिजल्ट्स वर प्रीटी स्ट्रांग, बट दे हैव सॉर्ट ऑफ पीटर्ड आउट इन जनवरी। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का एक इम्पैक्ट आया, और डोमेस्टिक भी जीडीपी ग्रोथ जो एक क्वार्टर में 4.5% अभी रिपोर्ट हुए 2 दिन पहले। तो दिस स्लाइड स्लो डाउन इन एक्टिविटी जो देखा गया है, नॉट अक्रॉस सेक्टर्स, क्योंकि सर्विसेज पीएमआई देखेंगे तो दैट केम इन हायर। तो एवरी फैक्टर इज नॉट गॉन डाउन, ओके, सम फैक्टर्स हैव फ्लैटेंड आउट, पार्टली क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हमने बढ़ाए हैं, तो कहीं पे दैट हैज अ स्लाइट इम्पैक्ट ऑन बोरोइंग एंड स्पेंडिंग की जो एक्टिविटी है। So that has had, but that impact on US is more than on India. India पे impact उतना नहीं है जितना अमेरिकन बाजार पे आया है, स्पेशली उनका हाउसिंग मार्केट ऑलमोस्ट डल हो गया है। एंड सो लॉट ऑफ डिफरेंस इन हाउ देयर मार्केट एंड आवर मार्केट इज बिहेविंग, एंड दैट इज वाई यूएस का बाजार जो है वो सबसे ज्यादा लुढ़का हुआ है, और अपना बाजार जो है इट्स वेरी क्लोज टू, इवन दो इट्स बिलो 18,000, इट्स नॉट मोर देन 10% बिलो दी ऑल टाइम हाई दैट वी हैव रियली मेड, तो तभी नहीं गिरा है। सो in a nutshell, what I'm trying to say is that the worst is being discounted. एक टाइम लिमिट भी है। अगर हम लोग कोई भी बेयर मार्केट का फेज देखते हैं जो कि सिग्निफिकेंट सेल ऑफ्स रहे हैं, मतलब जहां पे बाजार जो है 50%, 60% ऑल टाइम हाई से गिर गया, या फिर जो कंसोलिडेशन फेजेस भी थे, जैसे 2012, 2015 में 12 महीने के ऊपर बाजार करीब 15%, 20%, 25% तक नीचे आया। तो वैसे भी जो करेक्शन से एक टाइम लिमिट था कि जो नॉर्मल करेक्शन है 12 महीने के अंदर, सिग्निफिकेंट बेयर मार्केट्स है वो करीब 18 महीने के अंदर खत्म हो रहे थे। मैक्सिमम लेंथ हमने कहीं पे 21 मंथ तक का भी देखा होगा। तो अगर हम लोग 18 महीना को एक आउटलायर लेके चलते हैं कि चलो इसके अंदर तो सबसे ज्यादा जो बुरी चीज होनी है वो हो जाएगी, Y2K का ही बेयर मार्केट ले लें। मार्च 2000 में टॉप हुआ, अक्टूबर 2001 में बॉटम हुआ 9/11 के बाद, तो करीब 18 महीना। अभी यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ ऑपोजिट मंथ्स को आप बदल दीजिए, अक्टूबर 2021 में टॉप हुआ। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये दिस मंथ्स फॉर इंपॉर्टेंट, बट जो टाइम लेंथ है अप्रोक्सीमेटली सेम है कि 18 महीने आगे लगाओ तो मार्च 2023 का नंबर आता है। ये डेट जो है, मैंने कई लॉन्ग शॉर्ट रिपोर्ट जो मैं मंथली या बाई मंथली एक लॉन्ग शॉर्ट रिपोर्ट लिखता हूँ, हर लॉन्ग टर्म डेटा पॉइंट चार्ट्स क्या दिखा रही हैं, डॉलर क्या दिखा रहा है, कमोडिटीज क्या दिखा रही हैं, कौन से सेक्टर्स चलेंगे नहीं चलेंगे, इसके बारे में मैं लिखता हूँ। बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है, करीब 35 चार्ट्स होते हैं उसके अंदर, 7,000 वर्ड्स डिटेल्ड राइटअप और फुल एक्सप्लेनेशन की क्या हो रहा है। तो क्या है, फिर उसके बाद हम लोग जब डे टू डे राइटअप्स और डे टू डे पोस्ट डालते हैं इंडिया चार्ट्स पे एक एक चीज के बारे में कि डॉलर क्या हो रहा है, बॉन्ड क्या हो रहा है, तो आप रिलेट कर सकते हो कि इसको हम क्यों देख रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो पूरा हम लोग उस रिपोर्ट में समझाते हैं। तो उस रिपोर्ट में मैंने कई बार जब ये मंदी का दौर शुरू हुआ और अप्रैल ऑनवर्ड्स हमने भी उसको बोला कि शायद ये एक ज्यादा मंदी का दौर हो सकता है, बट मैक्सिमम जो टाइम फ्रेम है वो 18 महीने का शायद होगा। तो ये चीज मैंने कई बार लिखी है, कई बार बोली है, और हम लोग उस तारीख तक आ गए। मार्च 2023 इज हियर एंड नाउ। तो मतलब समय पूरा हो गया है, जो भी बुरा होना होगा वो या तो हो गया है, या अगर आप फिर भी सोच रहे होगा तो इस महीने में हो जाएगा। मेरा सेंस है कि हो गया है। तो इफ वी आर एट दैट पॉइंट वेयर द वर्स्ट इज ओवर और वर्स्ट इज गोइंग टू बी ओवर, यहां पे वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑपोजिट सिचुएशन कि मंदी का जो दौर था वो खत्म हो रहा है। ऑफकोर्स इस दौर में आपने देखा होगा कि पिछले दौरों से काफी फर्क था। हर सेक्टर एक साथ सब सेक्टर्स गिरे नहीं।
यूएस में भी जो हम लोग कंपैरिजंस काफी करते हैं, टेक बबल के साथ करते हैं। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा सेलिंग देखी गई 2022 के साल में यूएस में, स्पेसिफिकली फैंग स्टॉक्स में, और कई दूसरे टेक स्टॉक्स में भी हिट लिया जो ग्रोथ स्टॉक्स थे। तो बेसिकली इट वाज अ सेल ऑफ इन ग्रोथ स्टॉक्स जहाँ पे वैल्यूएशंस ज्यादा हो गई थी। 2000 में भी वैल्यूएशंस ज्यादा थी, वहां पे भी सेलिंग आया, वहां पे भी इंटरेस्ट रेट एलन ग्रीनस्पैन जी बढ़ा रहे थे, यूएस के फेडरल गवर्नर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उन रेट हाइक्स का इफेक्ट ये था कि इवेंचुअली मार्केट लुढ़क पड़ा, और फिर जब लुढ़का डॉलर भी बढ़ा हुआ था। तो कई सेम फैक्टर्स हैं। फर्क ये है कि वो बेयर मार्केट में नैस्डैक एक साल के अंदर 60-70% गिर चुका था, और जो कि यहाँ पे इट इज विद इन 30-35% जो भी है गिरा है। और उसमें फिर ग्लोबली जो टेक बबल बन गए थे वो भी सब अनवाइंड हुए, तो एवरी मार्केट वाज फॉलिंग, इंडिया आल्सो ऑल स्टॉक्स वर फॉलिंग टुगेदर। फर्क ये है कि यूएस का भी टेक स्टॉक मार्केट गिरा, बट इंडेक्स जो नैस्डैक कंपोजिट है वो पिछले बार के हिसाब से कम गिरा। और उस हिसाब से अपने आप ही जो स्टॉक्स है इंडिविजुअली, कई स्टॉक्स ने रिट्रेसमेंट्स किए, 50% भी डाउन है, 30% भी डाउन है, जहां पे वैल्यूएशंस ज्यादा थे। न्यू एज कंपनीज जो कि कई लिस्ट हुई पिछले कुछ सालों में, उन्होंने काफी हिट लिया, क्योंकि दैट वाज द वैल्यूएशन करेक्शन। लास्ट वैल्यूएशन करेक्शन जो बचा हुआ था शायद अडानी ग्रुप का, वो भी पिछले 2-3 महीने में हो गया। बट पिछले 1-1.5 साल में हमने ये देखा कि अलग अलग समय पे करेक्शंस आए। मतलब आईटी सेक्टर जैन 2022 में टॉप होके गिरा, वो अभी जाके बॉटम हुआ है पिछले 2-3 महीने में। उसके पहले कई पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स थे जिनमें तेजी देरी से शुरू हुई। अक्टूबर 2020 से मेरा हिसाब है कि पीएसई इंडेक्स ने तेजी शुरू करी, और वो स्टॉक्स ने जो भी करेक्शन दिया वो जून के बाद वापस चलने लग गए। तो और ऑटो सेक्टर ऐसा था जो पिछले साल मंदी के बीच समय पे चल रहा था, आउट परफॉर्म कर रहा था, और उसमें जाके कंसोलिडेशन अभी आया, और उसमें करेक्शन तब आया जब पैंडेमिक चल रहा था। तो जब पैंडेमिक में निफ्टी वाज गोइंग अप, ऑटो स्टॉक्स वर गोइंग साइडवेज, और फिर बाद में जब मार्केट ठंडा पड़ गया तो ऑटो स्टॉक्स चल रहे थे। तो इसमें इतना रोटेशन जो हुआ है, इस रोटेशन से नेट इम्पैक्ट ये है कि निफ्टी जो है 18,000 और 15,200 के अंदर ऊपर नीचे उछाल कूद करके उसने अपना करेक्शन स्टॉक लेवल पे पूरा कर लिया। अलग अलग सेक्टर्स ने अलग अलग समय पे करेक्शन पूरा कर लिया, अलग अलग स्टॉक्स ने अलग अलग समय पे पूरा किया। और जो स्टॉक्स अभी भी गिर रहे हैं वो शायद अभी इस समय पे बॉटमिंग फेज में है, 60% रिट्रेसमेंट, 80% रिट्रेसमेंट लेवल्स पे आ गए हैं। उनके मंथली साइकिल्स जो हम लोग मेजर करते हैं, मंथली मोमेंटम साइकिल्स, आप इनके बारे में इंडिया चार्ट्स की एड्यूकेट योरसेल्फ सेक्शन में कई 1 डजन या 2 डजन मैंने फ्री आर्टिकल्स लिखे हैं इसके बारे में, और कई हमारे इंडिकेटर्स के बारे में वहाँ आप जाके फ्री में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मोमेंटम साइकिल्स जो कि अपने खुद के मोमेंटम इंडिकेटर के बारे में मैं बात करता हूँ, बट कोई भी मोमेंटम आप अगर लोगे तो पूरा एक साइकिल करता है नीचे नेगेटिव रेंज से पॉजिटिव जाके और फिर वापस जीरो तक आने का। उस तरह के साइकिल्स कई स्टॉक्स में अभी जाके पूरे हो रहे हैं जो कि चले नहीं है, और कुछ स्टॉक्स में वो चीज अक्टूबर के बॉटम में हो गए थे और वहां से वो चलने लगे। सो दिस इज द रोटेशन दैट इज गोइंग ऑन। तो ऐसा होगा इसमें कि जो लास्ट के बचे कुचे भी शेयर थे वो अभी करंट फेज में उनका बॉटम फाइनली हो जाएगा। तो मेरा सेंस है यहां से जो तेजी शुरू होगी इट विल बी अ फार मोर ब्रॉड बेस्ड रैली। अभी तक जो रोटेशनल चल रहा था वो खत्म, और इसमें फिर सब चीज पार्टिसिपेट करेगी, मिड कैप्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी जंक चलेगा, और जो हाईली ओवर वैल्यूड कंपनियां जो पिट चुकी हैं उसमें भी शायद टर्न अराउंड आई डोंट नो इमीडिएटली होगा कि नहीं, क्योंकि इट टेक्स टाइम। मार्केट हैज टू नाउ जज कि भाई वैल्यूएशन करेक्शन उनमें पूरी तरह हो चुका है कि नहीं हो चुका है, सच में अर्निंग्स ग्रोथ आगे दिखा पाएंगे। क्योंकि कई न्यूली लिस्टेड कंपनीज में हमने देखा है कि वो लिस्ट हो जाती, बड़ा प्रॉफिट दिखा के उसके बाद अगले 4 साल तक नुकसान दिखाती है, फिर जाके कहीं टर्न अराउंड आता है। तो वो चीज समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। इट्स ईच वंस इंडिविजुअल जजमेंट दैट यू विल हैव टू टेक ऑन हाउ दीज न्यू एज कंपनीज आर प्लेस्ड एंड कहाँ पे वैल्यूएशन सही है। बट इन जनरल आई थिंक माई फोकस विल बी ऑन अदर सेक्टर्स, नॉट ऑन दी सेम थिंग्स दैट वर्कड इन द लास्ट 10 years, which means not on the FMCG फार्मा, वो तो पिछले 10 साल चले थे बहुत बढ़िया तरीके से। बट अब नए सेक्टर्स जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है उनमें तेजी देखनी चाहिए और दिखनी चाहिए। एवरीथिंग फ्रॉम कैपिटल गुड्स, पावर, टू सम एक्सटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स, एंड मेनी ऑफ द पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स इटसेल्फ, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो है वो हर सेक्टर में दे आर मेजर प्लेयर्स। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ
देश में देखी जाती है, तो देन द मेजर सेक्टर्स आल्सो सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. सो आई थिंक वी आर एट द कस्प ऑफ समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ओवर द लास्ट 2 years गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग स्पेसिफिकली कैपिटल गुड सेक्टर के लिए काफी हद तक बढ़ा के रखी है. पिछले साल भी बढ़ाया और इस साल और भी ज्यादा अच्छे से बढ़ाया. तो दैट क्रिएट्स अ डिमांड इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, एंड देन दैट डिमांड इन वन सेक्टर देन पर्कुलेट्स टू अदर सेक्टर्स. So there is a very good case for things to start improving from here once the worst is priced in. So even financials, banking sector also should do well. ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ग्रोथ साइकिल इकोनॉमी में आए और उसमें बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं करे. तो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट अभी 4.5 रिपोर्ट हुआ, मेरा सेंस है दिस इज द लो पॉइंट. दिस इज द लो पॉइंट फ्रॉम वेयर थिंग्स शुड इम्प्रूव. खराब होने के क्या रिस्क है, ये तो जरूर आप पूछोगे. तो जो 2 मेन रिस्क थे जिससे मैं भी पिछले क्वार्टर तक डरा हुआ था, ये 2 ही थे. कि एक था कि अपना करेंसी जो है वो काफी वीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट काफी चल रहा था, तो करेंसी कैन वीकन अ लॉट एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल. तो हैज दैट हैपेंड? द आंसर इज इट हैज अटेम्प्टेड ऑलमोस्ट 3 times इन द लास्ट क्वार्टर 83 के लेवल के पार जाने के लिए. तो 83 का लेवल फर्स्ट टाइम हिट किया, 83 का लेवल सेकेंड टाइम हिट किया, और फरवरी 2023 इस महीने, पिछले महीने दैट इज, 83 का लेवल एक फाइनल टाइम टेस्ट किया, मतलब थर्ड टाइम. अब जब थर्ड टाइम एक ही लेवल टेस्ट होता है और इन तीनों लेवल्स को आप एक ट्रेंड लाइन से ज्वाइन करके देख सकते हो कि इट इज नॉट सरपासिंग, तो एक ही लेवल जब टेस्ट होता है तो हम लोग थर्ड टाइम के बाद में मानते हो कि भाई अब तो फेलियर है. यही तरीका था जिससे मैंने निफ्टी को भी पिछले साल मैं जब सोच रहा था नहीं तेजी वापस हो सकती है, एंड दिसंबर के सेल ऑफ के बाद भी फिर जनवरी में वापस 18,300 तक बाजार आ गया था. फिर सेल ऑफ आया रशिया के पीछे, रशियन वॉर के पीछे, एंड देन अगेन इन अप्रैल व्हेन इट रैलीड बैक टू 18,100, दैट इज वेयर आई गिव अप एंड सेड दिस टाइम मे बी द मार्केट विल फॉल मोर, और फिर 15,000 तक गिरा. ये रीजन सेम था. अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे अक्टूबर के टॉप से लेके जनवरी के टॉप तक, अप्रैल में थर्ड टाइम फेलियर हो गया, मतलब थर्ड टाइम यू कुडंट गो पास दैट सेम लेवल, दैट सेम ट्रेंड लाइन, एंड उसके बाद जब गिरा मार्केट तो उसने एक न्यू लो बनाया. ये सेम सेटअप अभी करेंसी मार्केट USD/INR में है कि तीसरे बार उसने 83 का आंकड़ा टच किया, उस आंकड़े के आगे निकल नहीं पाया. तो जब नहीं निकल पाया है तो वहां से गिरने का एक केस बनता है. सपोर्ट ऑफकोर्स 81 पे आएगा. अगर जो लोग बोलेंगे नहीं भाई ये ट्राइंगल बना है, ये बुलिश ट्राइंगल है, तो 81 होल्ड करना चाहिए, और 81 निकल गया उसके बाद दिस विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिश ट्राइंगल, विच इज व्हाट आई थिंक, मुझे लगता है ये है कि एक टॉपिंग पैटर्न है. और वो 100% कंफर्म 81 के नीचे होगा. तो आई थिंक 81 एक बार टेस्ट तो जरूर होगा. अभी तक हम लोग 81 तक नहीं आए, और उसके नीचे फिर इट विल फर्दर कंफर्म दैट द बिग पिक्चर इज सेट. तो ये सबसे फर्स्ट फैक्टर था कि रुपया अगर 85 या 89 या 90 तक भी पार कर गया तो बाजार पे क्या इफेक्ट होगा. FIs बेचे जा रहे हैं और बेचना शुरू कर देंगे. वो अगर इनफैक्ट FIs ने इतनी बिकवाली करी है फिर भी बाजार इस लेवल पे है. कुछ क्रेडिट तो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स को देते हैं, बट कुछ क्रेडिट शायद करेंसी मैनेजमेंट में भी रहता है, क्योंकि करेंसी अगर हम लोग नहीं मैनेज कर पाते तो शायद FIs सही हो जाते कि पूरा मार्केट लुढ़क जाता. बट कहीं पे करेंसी को RBI ने इंटरवीन करके काफी मैनेज किया. इस चीज को मैंने कई बार क्रिटिसाइज भी किया, बट फैक्ट इज दैट वी आर सेव्ड नाउ ऑफ गोइंग बियॉन्ड 83, एंड दैट इज नाउ बिकम अ पॉजिटिव थिंग. सो इन वॉट एवर वे दे डिड इट, they could have let it weaken also somewhat. Even if the rupee weakened to 85, 87, it could have been beneficial from an export perspective. But fair enough. Now, from a pure technical point, I have to see what the setup is today. और आज क्या हो रहा है. और आज ये हो रहा है कि ट्रिपल टॉप बन के रुपया नीचे, USD/INR नीचे आने लगा है, मतलब रुपया स्ट्रांग हो रहा है, ऊपर जा रहा है. So the second factor after that, the second big factor to worry about, interest rates. ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ रहे हैं कि हम लोग सोचते हैं शायद इंडिया का भी इंटरेस्ट रेट का दर जो है बढ़ेगा. इस चीज का फियर भी मुझे भी था. 7.5% के ऊपर जब भी निकल गया, स्पेशली 8%, जितने मार्केट में डीप करेक्शंस या सडन करेक्शंस आए वो 8% के बाद आए. तो कई बार बाजार 8% तक भी इंटरेस्ट रेट को दर को इग्नोर कर देता है, क्योंकि सोचता है चलो बढ़ा है बट इट विल नॉट हैव सच ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट. अगर ग्रोथ है तो कंपनियां इसको संभाल लेंगी. बट 8% के ऊपर जाते ही फिर मार्केट्स में करेक्शन आया है. ऐसा एटलीस्ट पिछले 10 सालों में मैंने देखा है. तो एज इट गॉट क्लोजर टू 7.5%, ऐसा ही लग रहा था कि शायद अगर ग्लोबली रेट्स बढ़ रहे हैं
तो अपना भी जो इंटरेस्ट रेट का दर है 7.5 के ऊपर निकल जाएगा. सो दिस इज द सेकेंड थिंग टू वॉच आउट फॉर. जून के महीने से लेके अभी तक 10-year जीसेक बॉन्ड यील्ड जो है भारत के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, उसने थर्ड टाइम इसी लेवल को टेस्ट किया है. और यहाँ पे भी सेम चीज, अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे जून के टॉप से लेके सितंबर के टॉप, और फिर अभी के जो अभी रिसेंटली लास्ट फ्यू वीक्स में हाई बना है, इनफैक्ट लास्ट फ्यू डेज में वो 7.47% एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन पे जाके रुका है. हमें ये अभी देखना है कि इस ट्रेंड लाइन से ये इंटरेस्ट रेट का दर नीचे आता है कि नहीं. मेरा सेंस है कि थर्ड टाइम टेस्ट करा है और थोड़ा भी नीचे अगर आ रहा है तो शायद, क्योंकि ग्लोबली ऑल्सो इंटरेस्ट रेट्स बहुत रिसेंटली बढ़े हैं, बट अब बाजार उसको इतना महत्व नहीं दे रहा है. अगर आप रिएक्शन देखेंगे, सिर्फ रिएक्शन, कि टू ईयर जो बॉन्ड यील्ड है यूएस के बाजार में, इट वेंट टू एन ऑल टाइम हाई, ऑलमोस्ट 5% तक आ गया. और फिर भी S&P हो, डाउ हो, इसमें जो रिएक्शंस देखे हमने ग्लोबल मार्केट्स में देखे, यूरोपियन मार्केट्स में या एशिया में, वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं थे. यस, देयर वाज अ करेक्शन, बट उसके बाद सडनली बाजार उछलने लगे. तो अब इस बार ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट आफ्टर 1.5 ईयर या 2 ईयर, इनफैक्ट बॉन्ड यील्ड्स तो करीब 2020 में ही टॉप हो गए थे यूएस के, मतलब बॉन्ड मार्केट, मतलब यील्ड्स बॉटम हो गए थे, और तब से यील्ड्स बढ़ रहे हैं. बट क्या है, 0 to 1 to 2 to 3 तब तक मार्केट इग्नोर करता है. वो 4% के बाद पैनिक आने लगा, और अब 5% के पास आसपास आते आते ऐसा लग रहा है कि उस पैनिक को भी एग्जॉस्ट कर दिया. अब बाजार उसको नजरअंदाज कर रहा है. मतलब द बॉन्ड मार्केट मस्ट बी इन द लास्ट स्टेज ऑफ दिस फॉल, यूएस बॉन्ड मार्केट. तो अगर वो भी लास्ट स्टेज में है तो ऐसा ही होना चाहिए कि वहां पे कहीं पे बॉन्ड यील्ड विल ईज, यू नो. इट्स नॉट दैट इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग सिग्निफिकेंटली, क्योंकि अभी भी वहां रेट्स जनरली हाई हैं, हाई रहने वाले कुछ टाइम तक, जब तक कि इन्फ्लेशन का रेट कम हो जाता है. बट मे बी द बॉन्ड यील्ड्स विल स्टॉप गोइंग अप, एंड बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स, जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन होगी तो डिमांड फॉर बॉन्ड्स ऑल्सो इंक्रीजेस. तो कई बार बॉन्ड मार्केट्स में रैली आ जाती है, एंड दैट में देयरफॉर रिड्यूस द प्रेशर ऑन द बॉन्ड मार्केट. एंड सिमिलरली उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो अपने बाजार पे आएगा कि हमारा जो बॉन्ड यील्ड है जो 7.5% के दरवाजे पे नॉक करे जा रहा है, हाँ, वो शायद वहां पे रुक के नीचे आ जाए. एंड सो दैट्स आई थिंक द की लास्ट थिंग टू वॉच आउट फॉर. करेंसी ऑलरेडी रिवर्स हो गई है पिछले हफ्ते में, बॉन्ड यील्ड में वो रिवर्सल आना बाकी है. रुक तो जरूर गया है, बट थोड़ा और अगर नीचे आएगा तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, दिस पैटर्न हैज प्लेड आउट. वी हैव 3 टॉप्स, और थर्ड टॉप के बाद अगर बॉन्ड यील्ड नीचे आ रहा है इंडिया का, तो देन इट वुड बी अ वेरी क्लियर कट सिग्नल दैट द प्रेशर हैज एक्चुअली गॉन अवे फ्रॉम आवर बॉन्ड मार्केट, एंड देन इंटरेस्ट रेट्स कैन स्लोली स्टार्ट ईजिंग. और बाजार जो वेट नहीं करेगा कि कब आरबीआई रेट कट करेगा, मार्केट्स मूव इन एंटिसिपेशन. तो एक बार वो एक सेंस आ गया कि भाई यहाँ पे प्रेशर हट गया है, तो markets will start anticipating that and starting to go up. So my sense, all of these things are falling into place after 18 months of a very grudging up and down bear market. It could have been down and down, जैसे कि पहले bear phases थे. Easier predict करना होता, क्योंकि एक मॉडल रहता है पिछला कि हाँ भाई ऐसा पिछले बार हुआ, ऐसा ही इस बार होगा. But this time, because of this variation and rotation, the model was not the same. इनफैक्ट इस तरह का रोटेशन हमने प्री पैंडेमिक ईयर्स में देखा था, क्योंकि मार्केट हैड स्टार्टेड टू टॉप आउट इन 2018. इंडिया के जितने मिड कैप इंडाइसेस है 2018 में पीक हो गए, उसके बाद गिर रहे थे. निफ्टी फिर भी 2 बार उसने नया हाई मारा उसके बाद, और फिर दैट एंटायर पैटर्न कंप्लीटेड इन जैन ऑफ 2020, जस्ट द मंथ बिफोर द पैंडेमिक एंड द शटडाउन्स, 2 months बिफोर द शटडाउन्स. सो वो पैटर्न जब बन रहा था, देन ऑल्सो देयर वाज लॉट ऑफ रोटेशन. कई सेक्टर्स और स्टॉक्स थे जो पहले ही पिटने लग गए थे, बट निफ्टी नहीं गिर रहा था, और वो एंड तक खड़ा रहा, रोटेशन होता गया, एंड देन पैंडेमिक कॉज्ड द करेक्शन. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी सॉ रोटेशनल टॉपिंग. ऐसा नहीं कि 2018 में मिड कैप टॉप हो गया तो उसके 2-4 महीने के अंदर निफ्टी भी गया और फिर दोनों नीचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी सॉ दिस काइंड ऑफ रोटेशनल. अदरवाइज टिपिकली टॉप हो जाता है, फिर बाजार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में रहता है, चाहे वो ओवरऑल फॉल कम हो या ज्यादा, बट डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री, डाउनवर्ड चैनल, some kind of pattern which is in the downward direction. वो उस बार नहीं हुआ था, और इस बार भी इंडिया में हमने देखा कि same thing is not happened. It is followed the 2018-22 model, which is very very new, क्योंकि वो उसके पहले कभी हुआ ही नहीं है, and therefore it is very hard to anticipate क्या भाई ये क्या नया तरीका है बाजार का बिहेव करने का, जो कि पहले कभी देखा नहीं गया है, जिसमें इतने रोटेशन से बाजार चलता ही रहता है. Even though some stocks and sectors are falling,
others are keeping it up and it never looks like it wants to fall. And then now the time is over. So from a price correction, it has become a time correction. 18 महीने गुजर गए और समय होते होते individual stocks में भी correction हो गया and a time-wise correction has been completed. But it's hard to anticipate. I know there are some people even in I think September, October who told me, can this be a time-wise correction? And I have sort of backed off from that idea because I cannot be sure. When panic was still there in the US bond and dollar markets, ऐसा बोलना कि this will only be a time-wise correction was difficult, even though we were bullish at 15,200 and we were bullish in September, in October also at 17,100. We still thought that we don't know whether this will end as a time-wise correction or there will be an eventual deeper sell-off because global equities are weakening. वो चीज शायद दिसंबर या जनवरी से समझने आने लगी and from that point on I slowly turned more positive. But domestic factors, even though global markets recovered from January, domestic factors have kept India pressured down for the entire 2 months, which was a painful long wait to see the bullish case play out. But I think समय आ गया है, the time is now, the bad times are over and the good times lie right ahead of us. So that is my overall view of the market and assessment of how this has unfolded, and see you all next time. Thank you.